आज हम बातचीत करने वाले हैं 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध की। आज हम ऐसे एक युवा की बात करेंगे जो शहीद भगत सिंह की तरह, शहीद भगत सिंह से भी छोटी आयु में, मात्र 21 साल की आयु में, और कैसा वो युवा रहा होगा, 6 फुट 2 इंच लंबा, जिसकी आंखों में बहुत से सपने होंगे, जिसने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को, जिसके दम के ऊपर आकर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया था, उस पैटर्न टैंकों को ताश के पत्तों की तरह उड़ाने का काम किया था। ऐसे हमारे भारत के परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल जी की आज हम बातचीत करने वाले हैं और 1971 के उस युद्ध की भी बातचीत करने वाले हैं कि कैसे 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान की भयंकर पिटाई की थी, भयंकर धुलाई की थी और पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 1941-42 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पूरी दुनिया में सबसे अधिक सैनिकों का एक साथ आत्मसमर्पण करने का, घुटने टेकने का, पीठ दिखाने का, इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि पाकिस्तान की सेना के 93,000 सैनिकों ने एक साथ अपने घुटने भारत के वीर सैनिकों के सामने झुकाए थे, टिकाए थे। तो ये भारत की सेना के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है, भारत के सेना के पराक्रम की बात है। और आज अरुण खेत्रपाल जी की जयंती है, उनका स्मृति दिवस है, तो आज हम उनको नमन करके देते हैं, उनको वंदन करते हैं और भारतीय सेना की वीर गाथा की आज हम बातचीत करने वाले हैं कि भारतीय सेना कितनी वीर है, भारतीय सेना की वीर गाथा क्या है, ये आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, अरुण खेत्रपाल जी, जिनको परमवीर चक्र मिला, मात्र 6 महीने उनको ज्वाइन किए हुए थे। 6 महीने के बाद उनकी पोस्टिंग कर दी गई और जब पोस्टिंग कर दी गई तो उनकी हिम्मत और हौसला देखिए। वो जब अपने बेस कैंप से जब उनको पता लगता है कि आपकी जम्मू कश्मीर के मोर्चे के ऊपर आपकी ड्यूटी लगा दी गई है, तो वो अपनी पार्टी की ड्रेस रखते हैं और अपनी गोल्फ की स्टिक रखते हैं। किस लिए रखते हैं? वो कहते हैं कि लाहौर के अंदर गोल्फ कोर्स बहुत अच्छा है, गोल्फ क्लब बहुत अच्छा है, ग्राउंड बहुत अच्छा है, अब मुझे लाहौर जीतकर लाहौर के गोल्फ कोर्स के ऊपर गोल्फ खेलना है। इतने कॉन्फिडेंट वो थे। मोर्चे के ऊपर भेजे जा रहे हैं, 6 महीने हुए हैं ट्रेनिंग खत्म हुए। तो ऐसे वीर की आज कहानी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, जो हमारे शहीदों की, क्रांतिकारियों की ऐसी कहानियां हमें प्रेरणा देने का काम करेंगे, हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगी। तो देखिए, भारत की आज़ादी के इन लगभग 73 सालों के इतिहास में भारत के ऊपर 1948 से लेकर 1962 के अंदर, 1965 के अंदर, 1971 के अंदर और उसके बाद सियाचिन के अंदर और उसके बाद फिर 1999 के अंदर युद्ध छोपा गया। उस युद्ध में भारत ने किस प्रकार से अपनी वीरता, अपना पराक्रम दिखाया है और कैसी भारतीय सेना, जो दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी सेना है, उस सेकंड सबसे बड़ी सेना ने अपना पराक्रम दिखाते हुए एक अनुशासन की नई पराकाष्ठा पूरी दुनिया के सामने दिखाई है। तो अब हम बात करते हैं 1971 के युद्ध की। देखिए, 1971 के आसपास हुआ क्या, 1970 में पाकिस्तान में चुनाव हुए। देखिए, उससे पहले एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। मैं आपको मैप के साथ दिखाना चाहता हूं कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में उन हिंदुओं, बांग्ला हिंदुओं की और बंगाल के हिंदुओं से मुस्लिम बने, उनकी संख्या ज्यादा थी। इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। पश्चिमी पाकिस्तान में जो पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान हैं, वही अपने आप को डोमिनेट करते थे। वो ये समझते थे कि असली पूरा पाकिस्तान हम ही हैं और पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती अन्याय करने का, अत्याचार करने का काम करते थे, दबाव देने का काम करते थे। ये पूरे पाकिस्तान का, ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, एक स्टेट की तरह, एक प्रोविंस की तरह था। यहां पर राज्यपाल और शासन काम करता था। अब हुआ क्या, इस पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में 1970 में पाकिस्तान की जो पार्टी है, उसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जीत गई। अब वो मुजीबुर रहमान की जो इस प्रांत की पार्टी थी, वो जब जीत गई तो उसको शपथ ग्रहण करवाने से इधर वाले पाकिस्तान की मेन पार्टी ने, इधर वाले पाकिस्तान की सेना ने, प्रशासन ने मना कर दिया। तो जबरदस्ती उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर उनको जेल में डाल दिया गया। तो उस समय उनकी पार्टी के लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। तो उसको दबाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी सेना को यहां भेज दिया
और ये सेना जब उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में, आज के बांग्लादेश में आई, तो यहां पर इन्होंने भयंकर अत्याचार करना शुरू कर दिया। भयंकर अत्याचार क्या किया कि देखिए यहां के जो इधर के पश्चिमी पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, ये बांग्ला मुसलमानों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, इनको अपने बराबर का मुसलमान, बराबर का नागरिक नहीं मानते थे। तो जब इधर के मुसलमानों में से कोई एक लीडर जब जीता तो उसको सरकार नहीं बनाने दी और उसका विरोध करना शुरू किया, तो सेना उतार दी। पूरे वर्ल्ड में ऐसा इतिहास कहीं नहीं मिलता कि एक देश की सेना ने अपने देश के नागरिकों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार किया हो। कैसा अत्याचार किया कि लाखों लोगों को, उस समय यह माना जाता है कि लाखों लोगों को संगीने घोंपकर, गोली चलाकर पश्चिमी पाकिस्तान की उस समय की सेना ने अपने नागरिकों को, जिनसे वो राजनीतिक तौर पर सहमत नहीं थे, उनको मार दिया था। 4 लाख से अधिक रेप किए गए, महिलाओं के रेप किए गए, बच्चों को मारा गया। एक एक महिला के साथ 20-20 पाकिस्तानी सैनिकों ने, 30-30 पाकिस्तानी सैनिकों ने रेप करने का काम किया। और इसके साथ साथ हम बात करें, एक बेटी से रेप करने के बाद फिर बंदूक के दम पर पिटाई करते हुए बाप को भी मजबूर किया कि वो अपनी बेटी के साथ रेप करे। तो इतने भयंकर अत्याचार, जिनकी और कहीं कहानी नहीं मिलती, ये पूर्वी पाकिस्तान में होने शुरू हुए। और जब पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार होने शुरू हुए तो आप यहां से देखेंगे कि इस पूर्वी पाकिस्तान के साथ हमारी बंगाल की सीमा लगती है, त्रिपुरा की सीमा लगती है, असम के कुछ हिस्से की सीमा लगती है। तो ये जो सीमा लगती है, तो यहां से लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तानी, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के अत्याचार से बचने के लिए भारत के अंदर घुसना शुरू हुए। अब ये जो लाखों शरणार्थी भारत में आना शुरू हुए, लगभग 10 लाख शरणार्थी भारत में आ गए, तो ये भारत के इन सारे हिस्सों में शरणार्थी कैंप के रूप में, शरणार्थियों के रूप में यहां इनको डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। भारत की इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा बोझ वो बन गए। भारत के अंदर इनके आने से प्रशासन की, शासन की और कानून व्यवस्था की समस्या होनी शुरू होगी, खाने पीने की समस्या होनी शुरू होगी। तो उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार के सामने ये संकट आया कि अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए। अब इस समस्या से निपटने का एक ही समाधान है कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, ये अपने शरणार्थियों को वापस ले ले और पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही है, उसका अत्याचार बंद हो जाए। तो उस समय की जो हमारी इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने दो काम एक साथ किए। एक काम तो उन्होंने जनरल शैम मानेकशॉ को बुलाया और उनको कहा कि आप युद्ध की तैयारी करो। अब ये जो जनरल शैम मानेकशॉ थे, ये हमारे भारत के बहुत अच्छे फील्ड मार्शल माने जाते हैं। इनके नेतृत्व में जितने युद्ध हुए, जितनी लड़ाइयां हुई, उसमें सेना का मनोबल बहुत ऊपर रहा और बहुत हाई मनोबल के साथ सेना ने लड़ाई की। तो एक तरफ तो उन्होंने शैम मानेकशॉ को बुलाया, और शैम मानेकशॉ देखिए कितने दिलेर थे, कितने हिम्मत वाले थे। आप अंदाजा लगाइए कि उस समय भारत में इंडिया मतलब इंदिरा कहा जाता था, मतलब इंडिया का मतलब इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी का मतलब इंडिया कहा जाता था। तो उस समय इंदिरा गांधी से सारे लोग थर-थर कांपते थे, उनकी पार्टी वाले भी, विपक्षी दल भी। लेकिन शैम मानेकशॉ एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए भी स्वीटी कह देते थे। उनका लेवल उतना बड़ा था, उनका कद उतना बड़ा था। तो इंदिरा गांधी ने उनको बुलाया, उनको तैयारी करने के लिए कहा। और दूसरी तरफ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ के अंदर, दूसरे संगठनों के अंदर, अमेरिका के अंदर, रूस का सहारा लेकर विदेशों में यह संदेश भिजवाया कि देखिए पाकिस्तान ये गलत कर रहा है, पाकिस्तान अपने शरणार्थियों को वापस नहीं ले रहा और ये शरणार्थी यहां से भारत के अंदर घुसकर भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन रही हैं। तो दोनों मोर्चे के ऊपर काम किया गया। अब अमेरिका ने अपने सुरक्षा सलाहकार को, अपने एक ऑफिसर को भारत भेजा। उनको ये कोई समस्या, बड़ी समस्या नजर नहीं आती थी। तो एक दिन ब्रेकफास्ट के ऊपर उनको बुलाना था, तो इंदिरा गांधी ने शैम मानेकशॉ को भी बुलावा भेजा और उनको कहा कि आपको अपनी वर्दी पहनकर आनी है, पूरी फुल ड्रेस में, पूरी सैनिक ड्रेस में आपको आना है। मानेकशॉ वहां पर पहुंचे, वहां पर अमेरिका के वो अधिकारी भी थे। उनके सामने इंदिरा गांधी ने बात करनी शुरू की कि ये देखिए शरणार्थियों की समस्या है, इसमें हमारे देश की पूरे हालात बिगड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए। अमेरिका के उस ऑफिसर ने, देखिए उस समय 1980 से पहले का अमेरिका, 1990 से पहले का अमेरिका पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में होता था, भारत से बिल्कुल प्रेम नहीं करता था। बल्कि 1971 का ये जो युद्ध हुआ, उस 1971 के युद्ध में अमेरिका ने अपना 7th फ्लीट, अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में उतार दिया, मलक्का की खाड़ी में उतार दिया कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके कि भारत पाकिस्तान के आगे झुके। ये तो उस समय की रणनीति ने काम किया कि वो हो नहीं पाया जो अमेरिका चाहता था। तो ऑफिसर के सामने इंदिरा गांधी ने कहा कि ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑफिसर ने ये समस्या मानने से ही मना कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि अब देखो, अमेरिका के उस ऑफिसर से कहा कि या तो तुम इसको समस्या मानो, और अगर तुम इसको समस्या नहीं मानते हो तो फिर हमें इसका दूसरा इलाज करना पड़ेगा।
तो उस ऑफिसर ने, उस समय अमेरिका ये मानता था कि भारत तो बहुत दब्बू है, भारत तो कुछ कर नहीं सकता। और 1962 का युद्ध देखिए, चीन के साथ हमें पीछे हटना पड़ा था। भारत की स्थिति कोई बहुत मजबूत नहीं थी, भारत के अंदर अपने आप में बहुत सारी समस्याएं थी, हथियारों के बल पर भी हम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा कि यदि आप कुछ नहीं करेंगे, मतलब यदि अमेरिका कुछ नहीं करेगा, तो ये जो मेरे फील्ड मार्शल हैं, मेरे जनरल हैं सैम मानेकशॉ, ये करेंगे। अब अमेरिका का ऑफिसर भी हकपत रह गया, हक्का बक्का रह गया कि ये क्या कह रही है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने साफ साफ कह दिया कि या तो समाधान करो, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से इस समस्या से निपटेंगे। मतलब पाकिस्तान के ऊपर युद्ध करना पड़ा तो युद्ध करेंगे। देखिए, जो पाकिस्तान उस समय का था ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये भारत के ऊपर एक बड़े नासूर की तरह से था। इधर से तो ये पाकिस्तान के लोग दुखी करने का काम करते थे, इधर से ये पाकिस्तान दुखी करता था। और उससे पहले 1965 में पाकिस्तान इस मोर्चे के ऊपर अटैक कर चुका था। 1965 में पाकिस्तान ने यह सोचा था कि 1962 में भारत को पीछे हटना पड़ा है, चीन के साथ भारत हारा है युद्ध, तो हम भारत को आसानी से कैप्चर कर लेंगे। तो उसी मुलागते में उसने 1965 का अटैक किया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री थे, इतने दिलेर प्रधानमंत्री थे कि अपने प्रधानमंत्री के आवास में उन्होंने गेहूं की खेती करवा दी। अमेरिका के सामने उस समय झुकना पड़ता था क्योंकि वहां से गेहूं आता था, उस गेहूं को भारत के लोग खाते थे। तो शास्त्री जी ने कह दिया कि मैं भी उपवास करूंगा और पूरा देश भी उपवास करेगा, हमें भीख में मांगे हुए गेहूं के ऊपर जीना नहीं है। जय जवान जय किसान का नारा दिया। अब 1971 में पाकिस्तान फिर कुलबुला रहा था कि भारत के ऊपर अटैक करें, भारत को डिस्टर्ब करें, तो उसने पूर्वी पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका के साथ जब ये बातचीत हुई, फिर भी अमेरिका ने कुछ नहीं किया। तो फिर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को फिर बुलाया और कहा कि अब हमला करना है। अप्रैल में कहा कि अप्रैल 1971 में कि अब पूर्वी पाकिस्तान में सेना का इंटरफेयर करना है और सेना का इंटरफेयर करके हमें पूर्वी पाकिस्तान में यहां पर पाकिस्तान के अत्याचारों से यहां मुक्ति दिलवानी है, यहां पर इनके शरणार्थियों को वापस भेजना है और यहां पर जो शेख की पार्टी है उस पार्टी को सपोर्ट करके यहां पर कोई प्रजातंत्र की सरकार स्थापित करवानी है। तो सैनिक कार्रवाई के लिए इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया। अब अप्रैल का महीना था, सैम मानेकशॉ को एक एक चीज का पता था। ये देखिए, ये जो इलाका है ना, यहां पर हर साल बाढ़ आती है। आपने देखा होगा कि असम में हर साल बाढ़ आती है, बंगाल में बाढ़ आती है, और ये जो बांग्लादेश है इसके अंदर भी खूब बाढ़ आती है। ये जो ऊपर तिब्बत का एरिया है, जो हिमालय का एरिया है, जो चीन का एरिया है, यहां से नेपाल का एरिया है, यहां से बहुत सी नदियां आती हैं और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो वहां इसी इलाके से होकर गिरती हैं। ये पर्वतीय इलाका है, दलदल का इलाका है, और जब बरसात के महीने में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक यहां पर भयंकर बारिश रहती है। और इस बारिश में सेना यदि आक्रमण करेगी तो सेना फंस जाएगी, सेना को रसद भी नहीं जाएगी और सेना वापस भी नहीं लौट पाएगी, और सेना को सामने दुश्मन की बजाय मौसम के साथ लड़ना पड़ेगा। सैम मानेकशॉ को यह पता था। इंदिरा गांधी अपने आप को ऐसा प्रधानमंत्री मानती थी कि मैंने जो आदेश दे दिया उस आदेश का पालन होना चाहिए, चाहे किसी भी कीमत के ऊपर उसका पालन हो। तो इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को कहा अप्रैल में बुलाकर कि युद्ध की तैयारी करो, अभी युद्ध करना है। सैम मानेकशॉ सारी सिचुएशन को जानते थे। देखिए, आज ऐसे ऑफिसर मिलने बड़े मुश्किल हैं, ऐसे अधिकारी मिलने जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो और जो प्रधानमंत्री को मना कर सके। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि अभी युद्ध नहीं हो सकता। किसी जनरल की हिम्मत नहीं होती थी कि इंदिरा गांधी के सामने ऐसा कह दे, लेकिन सैम मानेकशॉ ने कह दिया कि अभी युद्ध नहीं हो सकता, अभी युद्ध करेंगे तो हम फंस जाएंगे। दो समस्याएं सेना के सामने हैं। एक तो मौसम है, जो पूर्वी बंगाल का, पूर्वी पाकिस्तान का जो मौसम है, इस मौसम में हम यदि बरसात के मौसम में युद्ध करने के लिए गए तो 100% हमें पीछे हटना पड़ेगा, हमारी हार होगी। और दूसरा, हमारे भारत के अंदर जो हमारे भारत के पुराने टैंक हैं, इनके मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है, तो हथियारों के तौर पर भी हम तैयार नहीं है। तो इंदिरा गांधी मानी नहीं, तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि मैं तो ये आपका आदेश मानूंगा नहीं, आप चाहें तो मेरा इस्तीफा ले सकते हैं। और उन्होंने अपना इस्तीफा इंदिरा गांधी के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो हार कर इंदिरा गांधी को मानना पड़ा, कहना पड़ा कि जैसा आप चाहते हैं वैसी तैयारी करिए। तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि ये जो 6 महीने का समय है, हम नवंबर के बाद दिसंबर में जब पूरा मौसम ठीक हो जाएगा, नदियां शांत हो जाएगी, नाले शांत हो जाएंगे, आने जाने के रूट खुल जाएंगे, तो उस समय हम आक्रमण करेंगे। उससे पहले हम वहां पर पूर्वी पाकिस्तान में तैयारी करते हैं। तो उस समय रा को एक्टिवेट किया गया, भारत की सेना को एक्टिवेट किया गया, और जो शेख की पार्टी थी उस पार्टी के लोगों को वहां की मुक्ति वाहिनी के नाम से एक पूर्वी पाकिस्तान की सेना बनाई गई। उस सेना को प्रशिक्षण देने का काम हमारी भारत की जासूसी संस्था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने किया। इसके साथ साथ उस पूर्वी पाकिस्तान के बंगाल की कुछ ऐसी यूनिट, सेना की यूनिट,
जो उनके पश्चिमी पाकिस्तान के सेना के अत्याचारों से त्रस्त थी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो उस यूनिट को भी मिला लिया गया और उसके साथ नई भर्ती करके मुक्ति वाहिनी को हथियार देने का काम, इजराइल से हथियार मंगवाए गए, दूसरे देशों से हथियार मंगवाए और भारत की सेना ने हथियार देकर पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना खड़ी की कि दिसंबर में जब हम आक्रमण करने के लिए जाएं तो पाकिस्तान से लड़ने के लिए, इस पूर्वी पाकिस्तान से लड़ने के लिए इस पूर्वी पाकिस्तान के लोग ही उस सेना से लड़ाई करें तो भारत की सेना की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी। इस पूर्वी पाकिस्तान को कैप्चर करना, इसको आजाद करवाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस रणनीति के ऊपर काम किया गया। तो मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हो गया। अरुण खेत्रपाल जी की, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे ताश के पत्तों की तरह उन्होंने लड़ाया था। और देखिए, इधर पाकिस्तानी के जो लोग हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग हैं, वहां के राजनेता हैं, वो ऐसा समझ रहे थे कि हम तो भारत को कुचल देंगे। और उस समय उनको ऐसा लगता था कि हम क्रश इंडिया कर देंगे। क्रश इंडिया मूवमेंट चलती थी, लोग मार्च निकालते थे। और उस समय 1971 में भी पाकिस्तान को यह लगता था कि 1965 में तो किसी तरह भारत जीत गया, पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा, ताशकंद का समझौता हो गया, अब तो हम इंडिया को पूरी तरह से कुचल देंगे। और देखिए 1967 के आसपास, उसी समय इजराइल का 6 अरब देशों के साथ युद्ध हुआ था। तो इजराइल ने अपनी एयरफोर्स का प्रयोग करके 6 के 6 अरब देशों की एयरफोर्स को 2 दिन के अंदर पंगु कर दिया था। तो पाकिस्तान भी अपने आप को इजराइल समझने लगा था। उसने ये सोचा कि हम भी ऐसे ही इजराइल की तरह करेंगे और अटैक करके, जो पूरी दुनिया में एक बड़ा एग्जाम्पल इजराइल का है, वैसा करेंगे तो हम भारत को घुटनों के बल ला देंगे, उसकी सारी एयरफोर्स की कमर को तोड़ देंगे। तो ये सारी तैयारियां होती रही। मुक्ति वाहिनी की तैयारी को शुरू कर दिया गया। मुक्ति वाहिनी में पाकिस्तान राइफल के बंगाली सैनिकों ने बगावत की, उसकी पैरामिलिट्री ने, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ने बगावत की, उसको भी मुक्ति वाहिनी में शामिल कर लिया गया। नई भर्ती शुरू कर दी गई। अभी भारत अटैक करने की तैयारी कर रहा था। भारत की उस समय जासूसी का तंत्र बहुत मजबूत था। भारत के जासूसी तंत्र ने एक सूचना दी भारत की सरकार को कि 1 दिसंबर के आसपास पाकिस्तान भारत के एयरफोर्स के स्टेशन के ऊपर, पाकिस्तान, इस पश्चिमी पाकिस्तान के पास जो एयरफोर्स के स्टेशन लगते हैं, उन एयरफोर्स के स्टेशन पर अमृतसर के ऊपर, पठानकोट के ऊपर, फरीदकोट के ऊपर, श्रीनगर के ऊपर, हलवारा के ऊपर, अंबाला के ऊपर, आगरा के ऊपर, जोधपुर, जामनगर, सिरसा और सरवासा, लगभग 450 किलोमीटर तक अंदर आकर पाकिस्तान एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला करने वाला है। और अपने ऑपरेशन को पाकिस्तान ने नाम दिया ऑपरेशन चंगेज खान, कि पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान चलाने वाला है, अंदर आकर वो हमला करेगा। 1 दिसंबर की हमले की यह रिपोर्ट थी। अब 1 दिसंबर को पूरे लड़ाकू जहाजों को छुपा दिया गया, डम्मी जहाज एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर रख दिए गए और भारत ने अपनी तैयारी कर ली थी। भारत खुद भी 4-5 दिसंबर को हमला करने वाला था। और भारत को जब यह खुफिया रिपोर्ट मिली कि पाकिस्तान पहले हमला कर रहा है, तो भारत ने इसको बड़ा अच्छा समझा कि पाकिस्तान पहले हमला करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने हमारे पास तो मौका रहेगा, हम कह देंगे कि पहले पाकिस्तान ने हमला किया है इसलिए हमें उत्तर देना है। तो हमारे सामने तो एक वैलिड रीजन रहेगा कि युद्ध क्यों शुरू हुआ। तो भारत इंतजार करने लगा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर कि पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्राइक करने वाला है, और हमारे हवाई अड्डों पर किया था। तो अपने जो असली हवाई जहाज है उनको बंकरों के अंदर छुपा दिया गया। ताजमहल जो रात को चमकता था, उस ताजमहल को हरे तिरपाल के अंदर ढक दिया गया। उसका गुबंद देखिए, आज तक के इतिहास में ताजमहल का गुबंद एक ही बार छुपाया गया है। तो 1971 के युद्ध में हरे हरे पत्तों, वृक्ष के पत्तों से और तिरपाल से उस गुबंद को ढक दिया गया था ताकि एयरफोर्स का वो अटैक ताजमहल को निशाना ना बना सके। आगरा का जो हवाई अड्डा है वो भी उसके निशाने पर था। तो ये सारा ढक दिया गया। 1 दिसंबर की सूचना थी, 1 दिसंबर को भी हमला नहीं हुआ। फिर 2 दिसंबर की सूचना आई तो 2 को नहीं हुआ। तो फिर रा से संपर्क किया सेना ने, एयरफोर्स ने, कि आपने तो सूचना दी थी, हमला तो नहीं हुआ, कहीं ये सूचना झूठी तो नहीं है। तो फिर रा ने बताया कि झूठी नहीं है, हमला तो होगा, आप हमारी मानते हो तो केवल 1 दिन और इंतजार कर लीजिए। एयरफोर्स खुद पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाली थी, लेकिन बहुत जब बात हुई, रा ने कहा, राफ के चीफ ने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अंतिम 3 दिसंबर की रात को हम इंतजार करते हैं। 3 दिसंबर की रात को यदि हमला नहीं होता है तो फिर 4 दिसंबर से नई कुछ प्लानिंग बनानी पड़ेगी। अब 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां लॉन्च किया। उसमें पाकिस्तान ने रात को, जब भारत हमला करने वाला था, भारत के हमला करने की प्लानिंग से 6 घंटे पहले
पाकिस्तानी हवाई जहाज अमृतसर में, पठानकोट में, फरीदकोट में, श्रीनगर में, अंबाला में, आगरा में, उत्तरलाई में, जोधपुर में, जामनगर में, सिरसा में, सरवासा में आए, घुसे और बमबारी की। अब बमबारी करके पाकिस्तान ने सोचा कि हमने भारत की पूरी एयरफोर्स की कमर तोड़ दी, जबकि भारत के केवल कुछ रडार खराब हुए थे और कुछ एयर स्ट्रिप खराब हुई थी। अब भारत को पहले से ही पता था, तो उसकी रिपेयरिंग की उन्होंने तैयारी कर ली थी। और कोई भी भारत का ऐसा जंगी जहाज, ऐसा कोई जहाज जो नुकसान पहुंचने वाला था, उसको भारत ने पहले से ही इन एयरपोर्ट स्टेशन के ऊपर बंकरों में छिपा दिया और बाकी जहाजों को अलग अलग स्टेशन के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। तो भारत की सरकार का हमला तो हुआ, लेकिन नुकसान कुछ नहीं हुआ। हमला होने के बाद इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, रात को ही कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और रात को कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद 2 घंटे बाद इंदिरा गांधी रेडियो के ऊपर आई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सूचना दे दी गई कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने हमारे 428 किलोमीटर अंदर आकर हमारे भारत के अंदर हमला किया है और अब हम इसका उत्तर देंगे। और रेडियो के ऊपर घोषणा कर दी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध शुरू हो चुका है और 3 दिसंबर को ऐसे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। पाकिस्तान ने अपनी गलती से सारा ठीकरा अपने सिर फुड़वाया और पाकिस्तान की जितनी बेइज्जती, जितनी इंसल्ट इस युद्ध में हुई है, अगर कोई सरकार होती, दूसरा कोई देश होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अब आगे क्या हुआ? ऑपरेशन चंगेज खान में अब भारत का तो कोई नुकसान नहीं हुआ। उस समय ऑपरेशन चंगेज खान में कश्मीर में जो भारत की आर्टरी थी उसको भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारत को उसकी भी सूचना पहले से थी, उसको भी सेव कर लिया गया। तो भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब अगले दिन भारत ने हवाई हमले शुरू किए तो ढाका के अंदर अपने पैराट्रूपर्स को उतार दिया गया। ढाका के अंदर, ढाका की बाउंड्रीज में वो पैराट्रूपर्स जो भारत के अंदर पहले से ही पूर्वी पाकिस्तान के अंदर जो पहले से ही मुक्ति वाहिनी थी, पूर्वी पाकिस्तान के विद्रोहियों की सेना थी, जो पाकिस्तान के आर्मी के साथ लड़ रही थी, जिनको ट्रेनिंग देने का काम भारत की जासूसी संस्था रा कर रही थी, उनके साथ मिल गए और ढाका को चारों ओर से घेर लिया। अब इधर पाकिस्तान ने अपनी नौसेना को तैयार रखने के लिए सोचा ही था कि भारत की नौसेना ने 5 दिसंबर को कराची की बंदरगाह के ऊपर हमला कर दिया, जमकर बमबारी की, कराची की बंदरगाह को तहस नहस कर दिया। जितने उसके नेवल शिप थे उन नेवल शिप को तहस नहस कर दिया और एक तरीके से पाकिस्तान की पूरी नेवी को पंगु कर दिया। एयरफोर्स ने अटैक किया तो एयरफोर्स को पंगु कर दिया। पाकिस्तान के लोग, ये देखिए यहां जो कराची की बंदरगाह है, कराची की बंदरगाह को छोड़कर वो ग्वादर की बंदरगाह जो एक आम सिविलियन व्यापारिक बंदरगाह थी, वहां पर छोटा पोर्ट था, सारे लोग दुम दबाकर भागकर वहां पर छिप गए थे। अब आईएनएस विक्रांत उस समय भारत के पास होता था। एक फिल्म आई थी गाजी अटैक के नाम से, आपने नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा, अच्छी कहानी है उसके अंदर। उस गाजी नाम की एक पनडुब्बी जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने उसको प्रयोग किया। जब अमेरिका ने अच्छी पनडुब्बी बना ली तो उस गाजी को पाकिस्तान को लीज पर दे दिया कि तुम्हारा मन करे तो बाद में खरीद लेना। वो पनडुब्बी अपने आप में एक बड़ा खतरा थी, तो उस पनडुब्बी को पाकिस्तान ने भेजा कि आईएनएस विक्रांत, जो उस समय का हमारी भारतीय नौसेना की रीढ़ की हड्डी थी, जिसके ऊपर से लड़ाकू जहाज भी उड़ सकते थे और जिसको अंडमान के पास हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में तैनात कर रखा था ताकि पूर्वी पाकिस्तान को घेरा जा सके। और देखिए पूर्वी और पाकिस्तान का मैप जब हम देखते हैं तो मैप देखते हुए आप देखेंगे कि पूर्वी और पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग है। ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये पश्चिमी पाकिस्तान है। अब यहां पर जब भारतीय सेना ने बाहर से भी अटैक करना शुरू कर दिया और ढाका के अंदर भी पैराट्रूपर्स उतार दिए, तो अब देखिए यहां से या तो बाई एयर कुछ यहां से रसद आएगी, सामग्री आएगी। अब यहां जो पश्चिमी पाकिस्तान की फौज है, उसको बाहर से सहयोग नहीं मिल रहा, पश्चिमी पाकिस्तान से सहयोग नहीं आ रहा, क्योंकि एयरफोर्स के हवाई जहाज के आने जाने वाले एयरवेज को ब्लॉक कर दिया गया है। और इधर से देखिए ये अंडमान निकोबार के पास, ये भारत का मैप है, तो ये जो हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, यहां पर हमारा आईएनएस विक्रांत है। और इस आईएनएस विक्रांत ने पाकिस्तान के यहां से यहां पर चटगांव बंदरगाह तक रसद पहुंचाने का, हथियार पहुंचाने का, इस सारे रास्ते को रोक दिया है। तो यहां पर आईएनएस विक्रांत है। अब पाकिस्तान ने सोचा कि अगर हमें पूर्वी पाकिस्तान को बचाकर रखना है तो आईएनएस विक्रांत को खत्म करना पड़ेगा, तो उसके लिए गाजी पनडुब्बी की ड्यूटी लगाई गई। अब भारत की सेना को, उस समय भी भारत की सेना की जासूसी बहुत मजबूत थी, तो भारत की सेना को पहले से ही खुफिया रिपोर्ट मिल गई कि आईएनएस गाजी को इसलिए लगाया गया है ताकि
PNS गाजी को इसलिए लगाया गया है, पाकिस्तानी नेवल शिप गाजी को, पनडुब्बी को, ताकि वो INS विक्रांत को मार सके। तो हमारे उस समय के नेवी ने INS विक्रांत को अंडमान के किसी एक्सपोर्ट के ऊपर छुपा दिया, और उस समय एक और छोटा शिप था, उस छोटे शिप को INS विक्रांत का नाम दे दिया गया। कराची बंदरगाह, विशाखापट्टनम की बंदरगाह के आसपास पूरी मार्केट में यह खबर कर दी गई कि INS विक्रांत यहां पर आया हुआ है, और 6 महीने का जो राशन INS विक्रांत जब समुद्र में उतरता है तो 6 महीने का राशन उसके पास रहता है। सैकड़ों वहां पर नेवी मैन रहते हैं, सैनिक रहते हैं, तो उनके लिए सारा सामान, अंडे से लेकर खाद्य सामग्री से लेकर तेल से लेकर सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं। तो उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की जासूसी संस्था को यह लगा कि INS विक्रांत तो विशाखापट्टनम के आसपास है। अब गाजी नाम की पनडुब्बी जो INS विक्रांत को ढूंढने के लिए हिंद महासागर में जा रही थी, उसने अपना रूट चेंज कर दिया और वो उस फर्जी INS विक्रांत की ओर आना शुरू हुई। फर्जी INS विक्रांत की ओर हमला करने के लिए आना शुरू हुई तो भारत पहले से ही तैयार था। भारत ने उस PNS की, पाकिस्तान नेवल शिप गाजी को समुद्र के अंदर डुबो दिया। एक बड़ा खतरा टल गया। पाकिस्तान कराची की पूरी बंदरगाह को पहले से ही उड़ा चुका था, और पाकिस्तान के बहुत सारे शिप को हमारी नेवी ने बहुत बुरी तरह से उड़ाया था। तो उस समय पाकिस्तान को यह लगता था कि मेरी मदद करने के लिए तो चीन भी आ जाएगा, और मेरी मदद करने के लिए तो अमेरिका भी आ जाएगा। अब इधर 2-3 दिन जैसे ही अटैक किए हुए थे, 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की कमर भारत ने तोड़ दी। तो अमेरिका सक्रिय हुआ। अमेरिका ने पहले तो धमकाने के लिए कहा, फिर UNO में प्रस्ताव लेकर गया कि भारत को युद्ध से रोकना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर भारत अटैक नहीं कर सकता, और यह पूर्वी पाकिस्तान का मसला पाकिस्तान का खुद का मसला है। अब UNO के अंदर जब वो मैटर लेकर गया तो UNO में रूस पहले से था। रूस ने भारत का फेवर किया और वहां पर वीटो कर दिया। वीटो करने के बाद पाकिस्तान ने अपना 7th फ्लीट, अपना 7वां बेड़ा, वो जो 7वां बेड़ा है वो बहुत ताकतवर माना जाता था कि हिंद समुद्र के अंदर पूरा ताकतवर अमेरिका का वो 7वां बेड़ा है। उसके अंदर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, उसके अंदर जितने लड़ाकू जहाज हैं वो भी उसके अंदर उतर सकते हैं। ये 7वां बेड़ा जहां चल पाए वो किसी भी देश की पूरी सेना को, पूरे देश को तहस नहस कर सकता है। तो वो 7वां बेड़ा रवाना किया। अब अमेरिका ने 7वां बेड़ा रवाना किया तो इंदिरा गांधी की ये योजना थी कि ये 7वां बेड़ा जब तक बांग्लादेश के पास, पूर्वी पाकिस्तान के पास, हिंद महासागर में या बंगाल की खाड़ी में पहुंचे, उससे पहले ही ढाका को, पूर्वी पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया जाए, और कैप्चर करके युद्ध में पाकिस्तान को समर्पण करवा दिया जाए। अब 5-6 दिन तक लगातार युद्ध चलता है। अभी पूर्वी पाकिस्तान में तो युद्ध चलता है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के साथ साथ भारत का जो मुख्य फोकस है वो पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर रहता है। पश्चिमी मोर्चे के ऊपर ये जो जैसलमेर का मोर्चा है, लोंगेवाला पोस्ट नाम आपने सुनी होगी, आपने बॉर्डर मूवी भी देखी होगी। बॉर्डर मूवी में सन्नी देओल ने कुलदीप सिंह चांदपुरा का रोल किया था। कुलदीप सिंह चांदपुरा के साथ जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी कैसे खालसा पंथ तैयार करते हैं, कैसे सेनानी तैयार करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल है। तो सन्नी देओल ने इन कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल किया था। अभी हमारे दिमाग के अंदर इतनी धूल जम गई है कि बॉर्डर में हमें सन्नी देओल का नाम तो याद है, लेकिन सन्नी देओल ने किस ऐसे वीर सैनिक का रोल किया था, वो सैनिक कौन था, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरा जी, उनको हम भूल जाते हैं। उनको शायद मैंने भी पढ़ा तो मुझे याद आया। मेरे जैसा व्यक्ति जो सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहता है, जिसको परमवीर चक्र सारे विजेताओं के नाम याद हैं, उनको भी लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर हमारे सेना बॉर्डर मूवी में जिनके जो नायक के रूप में थे उनका नाम क्या था वो मुझे याद करना पड़ता है। तो भारत के दूसरे युवाओं की स्थिति तो आप समझ सकते हैं। तो ये मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरा जी, ये 120 सैनिकों के साथ, मैप दिखाओ, 120 सैनिकों के साथ यहां जैसलमेर से जब हम आगे जाते हैं तो जैसलमेर से पाकिस्तान के बॉर्डर के पास एक तनोट माता का मंदिर है जहां पर गोले गिरे थे, लेकिन वो गोले फटे नहीं थे, और उसी के पास पर लोंगेवाला पोस्ट है। इस लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर केवल हमारे 120 सैनिक जमे हुए थे, और उस समय वहां इस लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर वहां के लोगों ने, पाकिस्तान ने वहां पर मोर्चा खोल दिया कि अब यहां तो वो जा नहीं सकते, यहां से सेना भी यहां नहीं जा सकती, रसद भी नहीं जा सकती। तो पाकिस्तान ने क्या सोचा कि भारत यहां पर उलझा हुआ है, भारत का ध्यान यहां पर है, तो अब यहां से लड़ाई शुरू कर देते हैं। तो पाकिस्तान ने लोंगेवाला की पोस्ट पर, जम्मू कश्मीर की पोस्ट के ऊपर, और जम्मू कश्मीर के पास ही शंकरपुरा की, वसंतपुरा की पोस्ट के ऊपर मोर्चा खोल दिया। अब ये जो लोंगेवाला की पोस्ट थी, यहां पर केवल 120 हमारे सैनिक हैं,
और उस समय जो हवाई जहाज होते थे वो रात को नहीं उड़ते थे। आपने देखा होगा कि रात को, दिन में, जिस दिन अटैक हुआ उसमें दिन में उनको पता लगता है, अक्षय खन्ना ने उस समय जो रोल किया था आपको ध्यान आ रहा हो, तो वो रेकी करते हैं तो उनको कुछ ऊंट मिलते हैं और उनके ऊंट के साथ वो घास मिलती है जो जैसलमेर के आसपास नहीं पाई जाती, जो पाकिस्तान के एरिया में पाई जाती है। तो उस घास से उनको अंदाजा लगता है कि ये जो ऊंट आए हैं ये पाकिस्तान से आए हैं। फिर पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया जाता है। उनसे जब पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि रात को अटैक होने वाला है। तो रात को अटैक होने वाला है तो वहां पर 120 सैनिक हैं। 120 सैनिक अपनी तैयारी करते हैं और पाकिस्तान के पास, देखिए भारत के पास उतने मजबूत टैंक नहीं है, हथियार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए पैटर्न टैंक हैं। तो पैटर्न टैंकों को उड़ाने का काम भारत के सैनिकों ने किया। अब ये जो 120 लोगों के मोर्चे के ऊपर जो लोंगेवाला की पोस्ट है, ये जो लोंगेवाला की पोस्ट है, इसमें 120 सैनिक है। इनके पास केवल एक जीप वाली जो गन है जिसके ऊपर से गोले छोड़ सकते हैं, और इसके अलावा इनके पास राइफल हैं और केवल थोड़ी सी लैंडमाइन है जो टैंक को उड़ाने का काम कर सकती हैं। अब जब शाम को आक्रमण होता है तो जब टैंकों को आते हुए देखते हैं तो मेजर कुलदीप सिंह जी वो अपने सैनिक, अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। उनके अधिकारियों को जब पता लगता है कि पाकिस्तान का बड़ा अटैक है और पाकिस्तान की योजना यह है कि पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वहां पर अटैक कर रहा है और उसकी योजना यह है कि वो रात को ये फतेह करके वो जैसलमेर में तो रात का डिनर करेंगे और सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे, मतलब सुबह तक उनकी योजना है कि दिल्ली तक पहुंच जाएं। तो इस योजना के साथ हजारों सैनिकों के साथ वो आक्रमण कर रहे हैं और अपने केवल 120 सैनिक है। ये जैसलमेर का एरिया इतनी दूर है कि यहां पर तत्काल हम सैनिक सहायता भेज भी नहीं सकते। तो जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कुलदीप सिंह चांदपुरा जी से कहते हैं कि वापस लौट जाओ, क्योंकि 120 सैनिक है, मरी जाएंगे और रोक भी नहीं पाएंगे, तो फालतू में प्राण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरा जी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम खालसा पंथ के हैं, हमें गुरु गोविंद सिंह जी ने तैयार किया है, गुरु तेग बहादुर ने तैयार किया है, हम सिर कटवा सकते हैं लेकिन पीठ नहीं दिखा सकते। तो वो कहते हैं हम यहीं पर मरेंगे और यहीं पर रोकेंगे और जीत कर दिखाएंगे। तो वो वहीं पर जम जाते हैं। वो आपने बॉर्डर मूवी देखी है, उसमें आपको ध्यान है कि किस प्रकार से ट्रंच खोदते हैं, फिर किस प्रकार से लैंड माइन्स लगाते हैं, और जब लैंड माइन्स कम पड़ जाते हैं, क्योंकि केवल 4-5 की संख्या में लैंड माइन्स हैं, टैंक बहुत ज्यादा संख्या में है, तो उस समय मेटल डिटेक्टर जो मैग्नेटिक होते थे वो देखते थे कि जमीन के अंदर कहीं कोई धातु तो नहीं दबी हुई। जो धातु दबी होती थी उसको वो लैंडमाइन डिटेक्टर ये मानते थे कि माइंस इसके अंदर है। तो वो उन 3-4 माइंस को ऐसे बिछाते हैं कि पहले जो बिछाते हैं उसमें टैंक आता है तो टैंक उड़ जाता है, तो टैंक आगे बढ़ने रुक जाते हैं, और रुकने के बाद फिर वो लैंड को क्लियर करने के लिए अपना समय लगाते हैं। तो वहां का ब्रिगेडियर कहता है कि सारे लैंड को क्लियर किया जाए, और लैंड को क्लियर करने के लिए उनको रात भर का समय लगने वाला है। तो वो जो उस समय उनके खाने के टिफिन हैं, उनके जो बर्तन हैं, धातु की और जो चीजें हैं, वो लैंड माइंस की तरह 3-4 फीट खोदकर वो जमीन के नीचे दबा देते हैं। पाकिस्तान की आर्मी लैंड माइंस डिटेक्ट करने के लिए उसको डिटेक्ट करती है, और डिटेक्ट करने में कई घंटे उनके नष्ट हो जाते हैं। वो दूर से, आपने बॉर्डर मूवी में भी देखा होगा कि भारत की सेना यहां है, टैंक थोड़ी दूर पर रुके हुए हैं। वो इसीलिए रुके हुए हैं कि टैंकों को यह लगता है कि बीच में माइंस हैं, और माइंस को क्लियर करने से रोकने के लिए इधर से गोली चला रहे हैं, वो उधर से गोली चला रहे हैं, और उसी में वो रात गुजरती है। उसी रात की पूरी कहानी उस बॉर्डर की मूवी में है। वो लोंगेवाला की सच्ची कहानी है। तो लोंगेवाला के ऊपर हमारे 120 सैनिक डटे रहते हैं और पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त करने का काम करते हैं। जो लोंगेवाला में हुआ वैसा ही एक और मोर्चा था जिस मोर्चे को जाना जाता है शंकरगढ़ का मोर्चा, जम्मू कश्मीर के पास का मोर्चा, जिसको बसंतपुरा का मोर्चा भी कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो शंकरगढ़ है ये पाकिस्तान में है। यहां पर जम्मू है, यहां पर पठानकोट है, यहां पर गुरदासपुर है, यहां पर बटाला है, यहां पर अमृतसर है, और अमृतसर के ये जो यहां वाला मोर्चा है ये यहीं पर लोंगेवाला का युद्ध हुआ था। अब लोंगेवाला के बाद यहां पर पाकिस्तान ने यहां पर एक और मोर्चा खोला कि हम यहां से मोर्चा करके इस पठानकोट वाला, ये देखिए यहां से हम कब्जा करके इस जम्मू कश्मीर को पूरा काट देंगे। इस हिमाचल के रास्ते, इस पंजाब के रास्ते, पठानकोट के रास्ते, ये सारे हाईवेज के ऊपर कब्जा करके शंकरगढ़ के रास्ते ये काटने के लिए पाकिस्तान योजना बनाता है। अब इधर से भारत की सेना भी शंकरगढ़ के मोर्चे के ऊपर लाहौर को कैप्चर करने की योजना बनाती है। अब यहीं पर इसी मोर्चे के ऊपर अरुण खेत्रपाल जी की ड्यूटी लगती है। आगे बातचीत करते हैं। तो अब यूएसए 7वां बेड़ा भेज देता है। अब यूएसए 7वां बेड़ा भेजता है तो बदले में रूस अपने 40वें बेड़े को भेज देता है।
यूएसए के बेड़े के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, तो रूस के बेड़े के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं। तो इसके बीच में इंदिरा गांधी एक योजना बनाती है। वो योजना बनाती है कि जब तक यूएसए का 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में पहुंचे और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएसए दबाव बनाकर जबरदस्ती युद्ध रोकना चाहे, उससे पहले हम पूरे ढाका को, पूरे पूर्वी पाकिस्तान को कैप्चर कर लेते हैं और इस पूर्वी पाकिस्तान को आजाद करवा देते हैं, तो हमारे दुश्मन पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और ये हिस्सा अलग होकर नया एक देश बन जाएगा। तो छोटा देश बनेगा तो भारत के लिए खतरा कम हो जाएगा। देखिए, अभी भारत को बांग्लादेश से ज्यादा खतरा नहीं है, भारत को पाकिस्तान से ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश एक छोटा सा देश है। अब ये छोटा सा देश है तो ये अपनी जरूरतों को पूरी करने में लगा रहता है, ये युद्ध नहीं करना चाहता। और बांग्लादेश की मानसिकता भी बंगाल से मिलती जुलती है। इनकी जो संस्कृति है बांग्ला लोगों की, ये बंगाल की संस्कृति से मिलती जुलती संस्कृति है। तो एक दुश्मन खत्म हो जाएगा। तो भारत ने ये योजना बनाई हुई थी। तो इस योजना के लिए देखिए, उस समय बंगाल में, इस पूर्वी पाकिस्तान में, जो इस पश्चिमी पाकिस्तान का एक प्रोविंस की तरह था, एक स्टेट की तरह था, एक राज्य की तरह था, उस समय राज्यपाल होता था। तो भारत ने चारों ओर से अटैक करना शुरू कर दिया और इधर ढाका के अंदर भी पैराट्रूपर्स उतार दिए। ढाका के अंदर पैराट्रूपर्स उतारने के बाद आप देखिए पाकिस्तान किस प्रकार से, पाकिस्तान की कमजोरियां क्या थी कि पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष नियाजी को उस समय 2 दिन बाद पता लगता है कि ढाका को भी चारों ओर से घेर लिया गया है। तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती। तो अब रूस का 14th फ्लीट आ जाता है, वो यूएसए और रूस आपस में उलझ जाते हैं। इधर भारत को और थोड़ी सी तैयारी मिलती है और थोड़ा सा समय मिलता है। तो 13 दिसंबर आते आते हमारे सेना अध्यक्ष जनरल मानेकशॉ बार बार पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को कहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दो, ढाका को तीनों ओर से घेर लिया गया है। लेकिन फिर भी ढाका के अंदर जो उस समय के पाकिस्तान के गवर्नर होते हैं वो मानते नहीं है। अब 14 दिसंबर को दोपहर को 3:30 बजे भारत के एयरफोर्स को एक सूचना मिलती है। भारत की एयरफोर्स यही नॉर्थ ईस्ट में है, 2 से 3 मिनट का रास्ता है ढाका का। तो भारत की एयरफोर्स को सूचना मिलती है कि केवल 5 मिनट का समय है और 5 मिनट में एक यहां के गवर्नर और पूर्वी पाकिस्तान के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सब की एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग कहां होने वाली है? गवर्नर हाउस में होने वाली है। अब गवर्नर हाउस का मैसेज मिलता है एक स्क्वाड्रन को, इंडियन एयरफोर्स को। अब गवर्नर हाउस कहां पर है, उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है, एयरफोर्स का जो स्क्वाड्रन लीडर है वो ये पूछता है। तो वो कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता ये कहां पर है, ये जो गेस्ट हाउस है ये कहां पर है, ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता। गवर्नर हाउस के कहीं आसपास है, 10-15 मिनट के, 10-15-20 किलोमीटर के आसपास। और उनको एक टूरिस्ट मैप दे देते हैं। देखिए, एयरफोर्स जब अटैक करती है तो एयरफोर्स के अटैक करने वाला जो मैप होता है वो अलग होता है। एयरफोर्स का जब हवाई जहाज उड़ता है तो वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की कैलकुलेशन करने के साथ उड़ता है और उसी के साथ वो मिसाइल या गोले दागते हैं। लेकिन उनको केवल टूरिस्ट मैप दे दिया जाता है। अब ढाका के टूरिस्ट मैप से हवाई जहाज की स्पीड से कोई जज नहीं कर सकता कि कहां पर ये गेस्ट हाउस हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारी एयरफोर्स के अधिकारी उड़ान भरते हैं और जो एयरफोर्स के उस समय के स्क्वाड्रन लीडर हैं वो उनके साथ जो लड़ाकू जहाज जाते हैं उनको बताते नहीं है कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमला कहां करना है। वो कहते हैं कि ठीक है हमला करना है, लेकिन हमें अभी आपको पता लग जाएगा, हम उड़कर फ्लाई करके जाएंगे और जहां हमला करना है वहां पर मैं आपको बताऊंगा। तो स्क्वाड्रन लीडर को पता था कि यदि मैं ये कहूंगा कि हमें टारगेट नहीं पता तो ये हो सकता है उड़ने के लिए मना कर दें, और उड़ने के लिए मना कर दें तो जो 3:30 बजे मीटिंग होने वाली है हो सकता है वो मीटिंग खत्म हो जाए। तो वो बताते नहीं है, फ्लाई कर जाते हैं। फ्लाई करते हैं तो वायरलेस के ऊपर ढाका पहुंचने के बाद उनको एक संदेश मिलता है, वो गेस्ट हाउस को अटैक करने वाले हैं। तभी एक उनको खुफिया संदेश मिलता है कि स्थान बदल दिया गया है। अब जो मीटिंग होने वाली है गवर्नर की और दूसरे ऑफिसर्स की, वो गेस्ट हाउस में नहीं होने वाली, अब गवर्नर हाउस में होने वाली है। अब गवर्नर हाउस के लिए भी उनके पास केवल टूरिस्ट का मैप है। लेकिन भारतीय सेना का दमखम देखिए, भारतीय सेना की हिम्मत देखिए उन जवानों की कि उन्होंने उसी टूरिस्ट मैप के आधार पर गवर्नर हाउस को, लोकेशन के आधार पर, सरकारी बिल्डिंग के आधार पर कि गवर्नर हाउस जो अंग्रेजों के बनाए हुए हैं उनके बाहर आसपास बगीचा बहुत होता है, बीच में सफेद रंग की अच्छी सी इमारत होती है, तो उसके आधार पर ढाका में उन्होंने गवर्नर हाउस को ढूंढा। वहां पर उन्होंने बमबारी शुरू की। तो गवर्नर की जान तो नहीं गई, लेकिन काफी लोग मारे गए। और जब गवर्नर हाउस के ऊपर हमला किया गया तो उसके बाद उस समय जो पाकिस्तान की सेना के वहां पर जो ऑफिसर थे और जो उस समय के प्रशासन को चलाने के लिए गवर्नर थे, उनकी फिर रही सही कमर टूटी।
कमर टूटने के बाद अब उनको पीछे से रसद भी नहीं मिल रही है, पीछे से उनको अटैक हो रहा है। चटगांव की जो बंदरगाह है यहां पर, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, गाजी को डुबो दिया गया है। और उसके बाद फिर जो हमारे मेजर जनरल शैम मानेकशॉ है, वो शैम मानेकशॉ उनको कहते हैं कि अब आत्मसमर्पण कर दो। आत्मसमर्पण नहीं करोगे। अभी देखिए, उस समय ढाका के आसपास कहते हैं कि तीनों ओर से घेरा हुआ है, लेकिन ढाका के आसपास जो इंडियन आर्मी है वो बहुत थोड़ी संख्या में है, 2 से 3 हजार की संख्या में है। और जो पाकिस्तान की, पश्चिमी पाकिस्तान की सेना है, वो उस समय भी 30,000 थी। जनरल नियाजी जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, ये पिक्चर आप देख लीजिए, जिसमें वो अपनी पिस्तौल छोड़ते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं ढाका के अंदर, 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण करते हैं। अपने आप में ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उस समय आत्मसमर्पण करते हुए उनके पास 30,000 सैनिक थे। भारत के केवल 2 से 3 हजार सैनिक ढाका के अंदर थे, लेकिन फिर भी भारत के हमारे मेजर फील्ड मार्शल, जो आज जिनको कहा जाता है, शैम मानेकशॉ की हिम्मत देखिए कि उन्होंने 3,000 सैनिकों के बल पर पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा लिया। तो पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को सरेंडर कर दिया। और ये भारत के इतिहास के लिए, भारत की सेना के लिए, हर एक भारत के जवान के लिए बहुत गर्व और गौरव की बात है कि केवल 13 दिन में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर करवाने का काम भारत की सेना के सिर के ऊपर यह सेहरा बनता है। अब भारत की जीत हुई तो उस जीत में भारत के राजनीतिक नेतृत्व, इंदिरा गांधी जी के डिसीजन का भी बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी के ना तो निंदक हैं, ना हम किसी राजनीतिक पार्टी के चापलूस हैं। हम जो ठीक बात है वो कहेंगे। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छी तरीके से स्टेप उठाया। इंदिरा गांधी ने स्टेप उठाते हुए, लड़ाई लड़ते हुए डिसीजन लिया, पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया, दुश्मन को तोड़ने का काम किया, ये बहुत अच्छा किया। लेकिन जब समझौता हुआ, अब समझौते की बात करेंगे कि कैसे जीते हुए युद्ध को हमने हारा। 1971 के युद्ध में हमने तो 93,000 सैनिकों को बहुत सम्मानपूर्वक लौटा दिया, लेकिन हमारे भारत की सेना के ऐसे बहुत से सैनिक हैं जिनकी बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं। 1971 के नाम से एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है मनोज वाजपेयी जी की, आपने नहीं देखी हो तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें हमारे सैनिकों को दिखाया गया कि कैसे 30-30 साल तक, 40-40 साल तक हमारी देश की, हमारी आर्मी की, हमारी नेवी के, हमारे सैनिकों ने वहां की जेलों में काटे हैं। और मानवाधिकार से लेकर हमारे उन सैनिकों के परिजनों ने बहुत बार कोशिश की कि हम किसी तरीके से उनको बाहर निकाल लें, लेकिन हम बाहर नहीं निकाल पाए। ये हम समझौते की टेबल के ऊपर हारे हैं, इसकी भी हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम 6 फुट 2 इंच लंबे उस नौजवान की बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारत में अगर देवताओं की बात करें तो ऐसे परमवीर, ऐसे देश के लिए जान देने वाले व्यक्ति भी भारत के लिए देवताओं से कम नहीं है, जो हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं। 21 साल की उम्र में वो मरी। तो वो जो मोर्चा बसंतपुरा का मोर्चा था, शंकरगढ़ का मोर्चा था, अब उस मोर्चे के ऊपर हम चलते हैं, शंकरगढ़ के मोर्चे के ऊपर। ये जो शंकरगढ़ का जो सेक्टर है, ये पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर के बीच में है। यहां पर ड्यूटी लगाई गई जब 3 दिसंबर को 1971 को अटैक हो जाता है, तो इसके ऊपर ड्यूटी लगाई गई 17 पूना हॉर्स की। और ये जो 17 पूना हॉर्स है, इस मेजर अरुण जो परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल जी के ऊपर अभी एक पिक्चर भी आ रही है। राघवन जी एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। जब रिलीज हो जाए तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे शहीदों को, ऐसे वीरों को हम याद करेंगे, उनको स्मरण करेंगे, बच्चों को इनकी जीवनी दिखाएंगे, तो इनके जैसे हमारे बच्चे बनेंगे। तो ये शंकरगढ़ का एरिया, ये शंकरगढ़ का जो एरिया है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो यहां पर 17 पूना हॉर्स में मेजर अरुण खेत्रपाल जी सेकंड लेफ्टिनेंट उस समय थे, वो उनकी ड्यूटी लगाई जाती है उनके सेक्टर की। उनके जो सीनियर होते हैं वो कर्नल हंटी होते हैं। उनको आदेश दिया जाता है 16 दिसंबर को कि आगे मार्च करो, और मार्च करके आगे लाहौर को कैप्चर करना है। 16 दिसंबर को वो आगे मार्च करना शुरू कर देते हैं। अरुण खेत्रपाल जी की आयु उस समय केवल 21 साल की होती है। उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई भी नहीं थी, यूनिट की ट्रेनिंग के अभी कुछ हफ्ते बाकी थे। तो वो अपने सीनियर से कहकर जबरदस्ती युद्ध में अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। और जब वो ड्यूटी लगवाते हैं तो उस समय पूना हॉर्स की उनकी यूनिट शिलोंग में होती है। तो शिलोंग में होते हुए वो युद्ध पर जब जाते हैं तो नीली अपनी पार्टी की ड्रेस अपने बैग में पैक करते हैं और गोल्फ की स्टिक रख लेते हैं। जब वो गोल्फ की स्टिक रखते हैं तो उनके साथी उनको कहते हैं कि ये गोल्फ की स्टिक क्यों रख रहे हो, हमें तो युद्ध में जाना है, युद्ध में तो राइफल चलानी पड़ती है, बंदूक चलानी पड़ती है, और हमें तो टैंक चलाने हैं, ये गोल्फ की स्टिक किसी काम में आने वाली नहीं है।
तो अरुण खेत्रपाल जी का हौसला और हिम्मत देखिए, वो कहते हैं कि गोल्फ की स्टिक मैंने इसलिए रखी है और ये पार्टी की ड्रेस मैंने इसलिए रखी है कि पाकिस्तान से युद्ध लड़ने हम जा रहे हैं तो हम युद्ध को जीतेंगे, और जीतेंगे तो हम लाहौर को कैप्चर कर लेंगे। लाहौर का जो गोल्फ कोर्स है, उस गोल्फ कोर्स में हमें गोल्फ खेलनी है। अरुण खेत्रपाल जी की ड्यूटी लगाई जाती है, उनको आगे फॉरवर्ड होने का उनको आदेश मिल जाता है। अब देखिए अरुण खेत्रपाल जी का जन्म कहां हुआ। अरुण खेत्रपाल जी के पूरे परिवार का माहौल पूरा फौजी माहौल था, मिलिट्री माहौल था। उनके पिताजी भी फौज में थे, उनके दादाजी भी उस समय की जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी है उसके अंदर थे। मेजर अरुण खेत्रपाल जी, हिमाचल में उनका जन्म हुआ। हिमाचल में जन्म होकर तैराकी के, स्नूकर के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, और स्नूकर और तैराकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। तैराकी और स्नूकर के बहुत अच्छे खिलाड़ी होते होते उनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे अपने पिताजी की तरह, अपने दादाजी की तरह एक सैनिक बनना है, एक योद्धा बनना है। और उन्होंने बाकी सारे व्यवसायों को छोड़कर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं एनडीए में जाऊंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा। आर्मी एनडीए की परीक्षा पास की। एनडीए की परीक्षा के बाद 1971 के अंदर 17 जून को उन्होंने अपनी यूनिट को ज्वाइन किया। यूनिट को ज्वाइन करने के बाद यूनिट की ट्रेनिंग चल रही थी कि ट्रेनिंग के बीच में ये 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने अटैक करके युद्ध का आरंभ कर दिया। युद्ध का आरंभ करने के बाद उनको फिर वहां पर शंकरगढ़ के मोर्चे के ऊपर भेजा गया। और ये जो पूना हॉर्स है, 17 पूना हॉर्स, इसका इतिहास बाजीराव पेशवा से जुड़ा हुआ है। इस पूना हॉर्स रेजिमेंट ने भारत की सेना को बहुत बहादुर ऑफिसर दिए हैं, सिपाही दिए हैं। ऐसे बहुत से ऑफिसर हुए हैं जिनको 1965 की लड़ाई में भी कर्नल तारापुर को परमवीर चक्र मिला था। तो किसी भी यूनिट के लिए, किसी सेना की किसी बटालियन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उनकी यूनिट में कोई किसी को परमवीर चक्र मिले, तो पूरी यूनिट में उसको बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। अरुण खेत्रपाल जी की ट्रेनिंग पूरी हुई नहीं थी, तो उनको वहां पर डिप्लॉय कर दिया जाता है। डिप्लॉय करने के बाद वो जम्मू कश्मीर, पठानकोट को, जम्मू कश्मीर को अलग अलग करने के लिए पाकिस्तान अपनी योजना बनाता है। योजना बनाकर शंकरगढ़ के मोर्चे पर पाकिस्तान आगे जहेड़ पुल के पास जो इलाका है, उस पुल के पास आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इधर भारत की सेना इधर से आगे बढ़ती है। भारत की सेना को आदेश मिलता है, पूना हॉर्स को आदेश मिलता है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को आदेश मिलता है, वहां पर ब्रिज हेड बनाया जाता है। अब ब्रिज हेड बनाया जाता है तो पाकिस्तान की सेना क्या करती है, यहां पर टैंक माइंस बिछा देती है। अब टैंक माइंस बिछा देती है तो भारत की सेना के, भारत के टैंकों का आगे बढ़ने का रास्ता रुक जाता है। अब अरुण खेत्रपाल जी और उनकी यूनिट को लगाया जाता है आगे के रास्ते को क्लियर करने के लिए। समय बहुत कम होता है क्योंकि उधर से पाकिस्तान की सेना आ रही है। पाकिस्तान की सेना को पता है कहां पर लैंड माइंस है, वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन भारत की सेना आगे नहीं बढ़ सकती। मेजर अरुण खेत्रपाल जी को आदेश मिलता है आगे जाने का। वो अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे जब वो देखते हैं तो पाकिस्तान के, उनके पास 2-3 टैंक हैं और पाकिस्तान के 20 से 30 टैंक हैं जो उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो 2-3 टैंकों के साथ पाकिस्तान की जो 14 टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन थी उसके साथ लड़ाई होती है। अरुण खेत्रपाल जी के साथी टैंक ध्वस्त हो जाते हैं, अरुण खेत्रपाल जी का टैंक बचता है। एक टैंक के सामने पाकिस्तान के 14 टैंक होते हैं। अरुण खेत्रपाल भिड़ जाते हैं। भिड़ने के बाद लड़ाई होती है तो अरुण खेत्रपाल के टैंक में आग लग जाती है। तो वायरलेस के ऊपर अरुण खेत्रपाल जी को संदेश मिलता है कि तुम्हारे टैंक में आग लग चुकी है, सामने 14 टैंक हैं, तुम वापस लौट आओ। लेकिन लोंगेवाला की पोस्ट की तरह कुलदीप सिंह चांदपुरी की जगह अरुण खेत्रपाल जी भी कहते हैं कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। उनका जो कर्नल हंटी है वो वायरलेस के ऊपर टच में है, वो कहते हैं कि नहीं, 14 टैंकों के सामने जान देने का कोई फायदा नहीं है, वापस लौटो। तो अरुण खेत्रपाल जी वायरलेस का स्विच ऑफ कर देते हैं कि अब तो मरना है तो यहीं पर मरना है, और मरना है तो मारकर मरना है। अब 14 टैंकों में से कितने टैंकों को हम मार सकते हैं उतने टैंकों को हम मारेंगे। और रेडियो सेट को ऑफ करके उनके साथ जो उनके टैंक के अंदर, देखिए एक तो ऑफिसर रहते हैं और एक टैंक को ऑपरेट करने वाला रहता है। तो उनके साथ जो उनको ऑपरेट करने वाले नत्थू सिंह हैं वो अभी भी जीवित हैं। और नत्थू सिंह अपनी अभी भी इंटरव्यू देते हुए ये कहते हैं, वो कहते हैं, जो बाद में रिसालदार मेजर बन गए, नागौर के एक गांव में रहते हैं, वो ये कहते हैं कि अरुण खेत्रपाल जी इतने बहादुर थे कि उनको भुलाया नहीं जा सकता। अभी भी रात को वो मेरे सपने में आते हैं और जब मुझे जलते हुए टैंक दिखाई देते हैं तो उस समय मुझे अरुण खेत्रपाल की अभी भी आवाज सुनाई देती है कि कम ऑन नत्थू फायर।
वो इतने बहादुर थे कि वो मरे नहीं है, वो तो सदा जीवित रहते हैं। ऐसे उनके साथ उस जलते हुए टैंक में जो उनके ड्राइवर थे वो नत्थू सिंह कहते हैं। अब लड़ाई होती है। अब अरुण खेत्रपाल जी जीतने के लिए नहीं लड़ रहे होते, अरुण खेत्रपाल जी तो शहीद होने के लिए लड़ रहे होते हैं, और अपने सामने जो 14 टैंक हैं उन 14 टैंकों में से 13 टैंकों को उड़ा देते हैं। अब एक टैंक सामने है, अरुण खेत्रपाल जी का टैंक तो जल चुका है, लेकिन टैंक की जो तोप है, जो गन है, वो काम कर रही है। तो 2 टैंक आमने सामने हैं, दोनों टैंक गोला छोड़ते हैं। अब जो पहले निशाना ले लेगा, गोला छोड़ देगा, वो बच जाएगा। तो सामने वाले टैंक भी फायर करता है, अरुण खेत्रपाल के टैंक से भी फायर होता है। अरुण खेत्रपाल का टैंक क्योंकि डैमेज हो चुका है तो निशाना उतना सटीक नहीं लगता, सामने वाले टैंक से गोला आता है और अरुण खेत्रपाल जी घायल हो जाते हैं। घायल होकर वो नीचे गिर जाते हैं। नत्थू सिंह ने घायल अरुण खेत्रपाल जी को टैंक से उतारते हैं, वो पानी मांगते हैं, पानी पिलाते हैं, और उसके बाद अरुण खेत्रपाल जी शहादत दे देते हैं। लेकिन शहादत देते देते वो लगभग 13 पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा देते हैं। अपने आप में ये बहुत बड़ी विजय थी उस मोर्चे के ऊपर। यदि अरुण खेत्रपाल जी इतनी बहादुरी नहीं दिखाते तो शायद पाकिस्तान की आर्मी अंदर घुस जाती और पठानकोट के मोर्चे पर यदि जम्मू कश्मीर को काट देती तो भारत की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रहती जितनी मजबूत यहां। भारत का एक हिस्सा यदि पाकिस्तान के पास होता और पाकिस्तान का एक हिस्सा हमारे पास होता तो 93,000 सैनिक फिर सरेंडर नहीं करते। तो 16 दिसंबर को अरुण खेत्रपाल जी अपनी शहादत दे देते हैं, और शहादत देने के बाद अरुण खेत्रपाल जी को जो असाधारण बहादुरी दिखाते हैं उसके लिए उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। और देखिए, युद्ध में जान देने से परमवीर चक्र नहीं मिलता, कोई चक्र नहीं मिलता। सैनिक का धर्म माना जाता है कि युद्ध के अंदर वो बलिदान दे सकता है, शहादत दे सकता है। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, ये चक्र उन्हीं को मिलते हैं जो असाधारण वीरता दिखाते हैं। मतलब जो युद्ध में लड़ते लड़ते कई बार मरते हैं, कई बार मरने जितनी बहादुरी दिखाते हैं, उनको ये मिलता है। अब एक और बहुत रोचक किस्सा है। अरुण खेत्रपाल जी की बहादुरी इतनी थी कि पाकिस्तान की सेना ने भी अरुण खेत्रपाल की बहादुरी को नमन किया, बहादुरी को सलाम किया। अब अरुण खेत्रपाल जी की डेथ होने के बाद उनके पिताजी ब्रिगेडियर MS खेत्रपाल के मन में, वो क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले थे, 1971 में ये युद्ध होता है। 1971 के युद्ध के 10-15 साल बाद उनके पिताजी ब्रिगेडियर MS खेत्रपाल के मन में एक बार इच्छा होती है कि मैं पाकिस्तान में जो सरगोधा नाम की एक जगह है जहां पर खेत्रपाल का खानदान रहता था, जो 1947 में भारत आ गया था, उसको देखने के लिए जाऊं। अब ब्रिगेडियर MS खेत्रपाल जो अरुण खेत्रपाल के पिताजी हैं वो पाकिस्तान में वीजा लेकर जाते हैं। अब वीजा लेकर जाते हैं तो 81 साल के उनके पिता उस समय 81 साल के हो जाते हैं। 1971 के युद्ध के भी 30 साल बाद जाते हैं। तो 81 साल के वो जब लाहौर में पहुंचते हैं तो वहां पर एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर उनको मिलता है। वो उनका स्वागत करता है और ब्रिगेडियर स्वागत करते हुए कहता है कि आप अरुण खेत्रपाल जी के पिताजी हैं, आपका बेटा सेना में था, मैं भी सेना में हूं, और आप एक बहादुर सैनिक हैं, और पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था, तो आप मेरे घर पर रुकें। अब अरुण खेत्रपाल के पिताजी ब्रिगेडियर MS खेत्रपाल जी वो समझ तो जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो इसमें मामला है, ये जो मुझे अपने घर पर बुला रहे हैं, तो वो उनके घर पर रुकते हैं। खूब उनका परिवार उनकी आओ भगत करता है, खूब उनको घुमाते हैं, फिराते हैं, उनके जगह पर लेकर जाते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह जब अरुण खेत्रपाल जी के पिता को इंडिया लौटना था, तो लौटते हुए एक रात पहले जब दोनों बातचीत करते हैं, ब्रिगेडियर नासिर और ब्रिगेडियर MS खेत्रपाल जो अरुण खेत्रपाल जी के पिताजी हैं, तो ब्रिगेडियर नासिर कहते हैं कि आपका बेटा बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। अब MS खेत्रपाल सोचते हैं कि नासिर को क्या पता। फिर नासिर उनको युद्ध के और किस्से सुनाते हैं कि उन्होंने कैसे टैंक चलाया, कैसे पाकिस्तान के 13-14 टैंकों को उड़ाया, और किस प्रकार से लास्ट में एक टैंक के गोले लगने से उन्होंने अपनी शहादत दी। और नासिर ने कहा कि इस वीरता पर मैं भी आपके बेटे को बहुत याद करता हूं और बहुत फर्क करता हूं। अब MS खेत्रपाल उनसे पूछता है कि आपको इतनी डिटेल कैसे पता है। तो ब्रिगेडियर नासिर फिर कहते हैं कि जब लास्ट में पाकिस्तान की पूरी स्क्वाड्रन के 13 टैंक जब ध्वस्त हो गए थे तो एक टैंक बचा हुआ था, मेरा जो एक पाकिस्तानी टैंक था और एक भारत का टैंक था। तो भारत के टैंक में तो अरुण खेत्रपाल थे, पाकिस्तान के टैंक में जो सामने टैंक था उन दोनों में से कोई एक बच सकता था, किसी न किसी एक को तो उड़ना ही था। तो ब्रिगेडियर नासिर ये कहते हैं कि अरुण और मैं आमने सामने थे, एक ही टैंक बचा था, दोनों ने फायरिंग शुरू कर दी, और किस्मत की बात है कि मैं बच गया। और बचने के बाद मुझे बाद में पता लगा कि मैं जिसके साथ लड़ाई कर रहा हूं वो एक 21 साल का नौजवान था। तो ब्रिगेडियर नासिर उस समय अरुण खेत्रपाल जी के पिताजी के हो,
वहां पाकिस्तान में ये कहते हैं कि मैं आपके बेटे को सैल्यूट करता हूं कि आपने उसकी कितनी अच्छी परवरिश की कि वो एक बहादुर सैनिक बना। अब ब्रिगेडियर खेत्रपाल को भी समझ नहीं आया कि सामने उनके बेटे का हत्यारा है, उससे वो क्या बातचीत करें, लेकिन क्योंकि ब्रिगेडियर खेत्रपाल भी एक सैनिक थे और उन्होंने भी एक जेंटलमैन सैनिक की तरह उनके साथ अच्छा व्यवहार किया और कहा कि भैया आपकी और मेरी लड़ाई नहीं थी, ये तो दो देशों का युद्ध था, इसमें हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, और एक जेंटलमैन ऑफिसर की तरह जो एक अनुशासित सिपाही करता है वैसे ही वो रात को सोते हैं, अगले दिन फिर वापस आते हैं। तो ब्रिगेडियर अरुण खेत्रपाल वो थे जिनको मरने के बाद परमवीर चक्र दिया गया। और ऐसे अरुण खेत्रपाल जिन्होंने 21 साल की आयु में चाहते तो वापस लौट सकते थे, चाहते तो बहाने बना सकते थे, चाहते तो कि मेरा तो टैंक नष्ट हो चुका, जी मैं क्या करूं, सामने तो 14 टैंक हैं, मेरे पास तो एक ही टैंक है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मरने से तो कोई फायदा नहीं है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। तो अरुण खेत्रपाल जी हमारे रियल हीरो हैं। ये सलमान खान, ये शाहरुख खान, ये सन्नी लियोनी, ये ऐश्वर्या राय, ये स्वरा भास्कर, ये आमिर खान, ये हमारे हीरो नहीं है, ये नकली हीरो हैं, ये नकली स्टार हैं जो इस देश को नशे की ग्रत में, ड्रग्स के दलदल में धकेल रहे हैं। तो हमें ऐसे असली हीरो को याद करना है, उनको स्मरण करना है, उनको नमन करना है। ऐसे परमवीर को हम नमन कर सकें जिन्होंने 1971 के युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और भारत को विजय दिलवाई। और देखिए भारत को जो विजय मिली, भारत ने जो विजय प्राप्त की, उसमें पाकिस्तान की करारी हार हुई। अब हम बात करते हैं कि भारत जीत तो गया, भारत की सेना ने विजय प्राप्त की, लेकिन भारत समझौते की टेबल पर हारा। 1971 के युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दबाव दिया कि भारत और पाकिस्तान समझौता कर ले। हमारे पास पाकिस्तान की हजारों मील जमीन हमारे कब्जे में थी, हमारे पास पाकिस्तान के 93,000 सैनिक थे, हमारे कुछ सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे। शिमला समझौते के नाम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए, उन प्रधानमंत्री के साथ उनकी बेटी, छोटी जवान बेटी बेनजीर भुट्टो आई। बेनजीर भुट्टो ने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे वो स्माइल करती हैं, ये मीडिया में उस समय भी सुर्खियां बनी। जैसे अभी कोई पाकिस्तान की विदेश मंत्री आती है ना, तो हमारा जो भांड मीडिया है, जो ढोंगी मीडिया है, आज अरुण खेत्रपाल जी की जयंती है तो मीडिया को उनकी वीरता के किस्से सुनाने चाहिए, उनके ऊपर कहानियां करनी चाहिए। लेकिन हमारा भांड मीडिया किसके ऊपर चलेगा कि आज नोरा फतेह अली ने कौन सा डांस दिखाया। एक टीवी तो ऐसा है जिसके फेसबुक की आप फीड देखो, जिसके कार्यक्रम देखो तो सास भी बहू थी या भोंडे भोंडे कार्यक्रम वो प्रस्तुत करते हैं। अच्छे कार्यक्रमों के लिए उनके पास जगह नहीं है, खबरों को तोड़ने और मरोड़ने की जगह है। तो उस समय के मीडिया ने बेनजीर भुट्टो के ऊपर फोकस किया। इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के उस समय के जो प्रधानमंत्री, शायद जुल्फिकार अली भुट्टो उनका नाम था, वो समझौते की टेबल के ऊपर बैठे। समझौते की टेबल के ऊपर बैठे तो देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कितने समझदार थे और भारत के प्रधानमंत्री ने जीती हुई बाजी कैसे समझौते की टेबल पर हारी। ये एक देखिए, भारत ने पूर्वी पाकिस्तान बना दिया, हमें कुछ ना कुछ मिला, लेकिन हमें बहुत कुछ मिल सकता था। हमें पीओके मिल सकता था, हम अपने सैनिकों को भी वापस नहीं ले पाए। दुख की बात यह है कि हमारे जो 400-500 सैनिक पाकिस्तान के अंदर थे वो पाकिस्तान के अंदर रह गए, हम सारे सैनिकों को भी वापस नहीं ले पाए। अब इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों समझौते की टेबल के ऊपर बैठे। समझौते की टेबल के ऊपर बैठे तो इंदिरा गांधी ने अपनी पूरी तैयारी नहीं की। इंदिरा गांधी ने बड़े गुमान में आकर यह कहा कि देखो तुम्हारी दो चीजें हमारे पास हैं, एक तो जमीन हमारे पास है जिसको हमने कैप्चर किया है, हमारी सेना ने कैप्चर किया है, और दूसरे तुम्हारे 93,000 सैनिक हमारे पास हैं। अब इंदिरा गांधी ने सोचा, उनको ऑफर दिया कि या तो तुम अपनी जमीन वापस ले लो क्योंकि तुम तो हारे हुए हो, हम जीते हुए हैं, हमारी मर्जी है, या तो हम तो कोई भी चीज वापस ना दे तो भी तुमको मानना पड़ेगा। तो इंदिरा गांधी ने उनको ऑप्शन दिया कि या तो जमीन वापस ले लो या सैनिक वापस ले लो। अब जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के जो उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने बड़ी बड़ी चाल खेली। वो चाल क्या खेली, उन्होंने सोचा कि जमीन, सैनिक तो मानवाधिकार आयोग है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, 93,000 सैनिकों की हत्या तो भारत कर नहीं सकता। इंदिरा गांधी ये सोचती थी कि भी किसी भी देश के लिए उसकी सेना महत्वपूर्ण होती है, जमीन महत्वपूर्ण नहीं होती। तो जुल्फिकार अली भुट्टो ये कहेंगे कि मेरे सैनिक वापस कर दो। लेकिन इंदिरा गांधी के विपरीत जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या सोचा, भुट्टो ने यह सोचा कि मैं सैनिक नहीं मांगता, सैनिक तो वापस आने ही हैं, अब नहीं आएंगे तो यूएनओ के माध्यम से आ जाएंगे, मानवाधिकार के माध्यम से आ जाएंगे,
और भारत कब तक इन सैनिकों को 93,000 सैनिकों को राशन खिलाएगा, उनको कहां पर रखेगा? इतने सैनिकों की देखभाल करना, मेंटेन करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। 10 लाख शरणार्थियों को संभालने में ताकत लग रही है, तो 1 लाख ये सैनिक और हो जाएंगे तो भारत की इकोनॉमी तो गड़बड़ होने वाली है, भारत का खर्चा बढ़ने वाला है। तो उसने कहा कि मुझे सैनिक नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी को कहा सैनिक आप रखो, मुझे तो केवल जमीन वापस दे दो। अब इंदिरा गांधी को यह अंदाजा नहीं था कि ये जमीन वापस मांग लेंगे। अब इंदिरा गांधी को जमीन देनी पड़ी और सैनिक तो देने ही देने थे, क्योंकि सैनिकों को तो रख नहीं सकते। तो हमने जमीन भी गंवा दी और हमने 93,000 सैनिकों को भी वापस लौटा दिया, लेकिन हम अपनी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जमीन नहीं ले पाए। हम जो दूसरे मुद्दे विवादित थे उनको सुलझा नहीं पाए। पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने मान्यता दे दी, पूर्वी पाकिस्तान बन गया, हमारे दुश्मन के 2 टुकड़े हो गए और ये इतिहास में एक इतिहास बना कि जिसमें लगभग 93,000 सैनिकों ने एक साथ सरेंडर करने का काम किया था। तो भारतीय सेना को, भारतीय सेना के शौर्य को, उसके बल को, उसके पराक्रम को, उसके अनुशासन को आज हम नमन करते हैं। जयंती पर हम अरुण खेत्रपाल जी को नमन करते हैं, बहुत भावभीनी उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि इस देश के लिए, ताकि हम चैन से सो सके, इसके लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ये राकेश भारत के पेज के ऊपर हम भारत स्वाभिमान की ओर से, पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से, अपने फेसबुक और ट्विटर हैंडल की ओर से हम सोशल मीडिया में एक ऐसा आंदोलन चलाएं जिसमें जब किसी देशभक्त की जयंती आए या उनका बलिदान दिवस आए तो हम पूरे सोशल मीडिया में अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार करें। ऐसे सोशल योगी हमें बनना है। तो आप इस फेसबुक पेज के ऊपर ऐसे ही और वीरों की, शहीदों की के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको ठीक लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।